हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्न विद सुमित के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है और यूपीएससी का एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट भी है। मतलब क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आएंगी, ठीक है, या जो भी आई, उनके बारे में कुछ कुछ जानने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से आज जिसके बारे में हम बात करने की हम समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज भीमराव अंबेडकर। नाम सभी ने सुना होगा। हाँ सर, बिल्कुल सुना है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुआ करते थे, ये चेयरमैन हुआ करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो किस कंडीशन से ये निकल के आए, क्या क्या इन्होंने जिंदगी में झेला, क्या क्या इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, और उसके बेसिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर या ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर क्या इनका इंपैक्ट रहा। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर, जन्म हुआ इनका मोह नाम की जगह पर। मोह आपका कहां, मध्य प्रदेश के अंदर जगह आती है मोह, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनका जो सरनेम है वो है अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर। ऑल्दो जो पहले इनका सरनेम हुआ करता था दैट इज अंबावादेकर, अंबावादेकर। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, इनका डेडिकेशन बहुत ज्यादा था स्टडीज को लेके, तो इसीलिए इनको इनके टीचर ने टाइटल दिया अंबेडकर का। अब अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक सोल्जर हुआ करते थे। अब ये एक महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये एक लोअर क्लास है, ये एक डिप्रेस्ड क्लास है, निचला वर्ग माना जाता था, तो इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। बहुत बहुत भेदभाव झेला था इन्होंने। तो इनके कोई मतलब टेंपल के अंदर इनको कोई एंट्री नहीं दी जाती थी कि आप टेंपल्स के अंदर नहीं आ सकते, आप तो निचली जात के हो। इवन सेम सोर्स से आप पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि अगर कहीं पर कुएं है तो वहां से आप पानी भी नहीं पी सकते। तो इस हिसाब का इनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन इनकी पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, तो क्लास के अंदर इनको बिठाया नहीं जाता था। टीचर कहता था कि तुम निचली जात के हो, तुम क्लास के बाहर बैठो। तो क्लास के बाहर बैठ के ये सिर्फ सुनते थे टीचर को, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि थी। ठीक है, और इसी बेसिस पर जब बड़ौदा और कोल्हापुर के अंदर जो आपके मराठा लेगेसी चल रही थी, ठीक है, जैसे कोल्हापुर के अंदर आपकी ताराबाई थी, और आपके बड़ौदा के अंदर जो क्या नाम है आपके क्या नाम है पेशवा जो थे, ठीक है, राजा जो हुआ करते थे आपके बाजीराव टू, तो उनकी लेगेसी जो वहां पर बची हुई थी, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छा पढ़ता है, इसका पढ़ने में इतनी रुचि है, तो इनको स्कॉलरशिप दी गई। ठीक है, बड़ौदा और कोल्हापुर स्टेट वालों ने इनको पढ़ाई में हेल्प करने के लिए इनको स्कॉलरशिप दी। बहुत अच्छी बात है सर। तो जब इनको स्कॉलरशिप सबसे पहली मिलेगी तो ये 1913 के अंदर बेटा कहां जाएंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूएसए जाएंगे, एंड वहां पर ये इंडियन रुपी के बारे में रिसर्च करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ कर करके, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब यहां से पैसा निकाले जा रही है, और कितना इंडियन रुपी को इन्होंने डिग्रेड कर दिया है। ठीक है, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कितनी डाउन कर दी है। इवन वहां पर उन्होंने एक पीएचडी थीसिस भी लिखी इसको लेके, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रुपी, जिसमें इन्होंने पूरा बताया कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं। दैट मींस ही इज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। उसके बाद वापस आएंगे 1916 के अंदर, फिर दूसरी बार जब इनको स्कॉलरशिप मिलेगी तो 1921 में ये लंदन जाएंगे, और अब की बार क्या कहेंगे कि भैया अब हमें वकालत की पढ़ाई करनी है, अब हमें लॉ की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वहां बैरिस्टर की पढ़ाई करेंगे, जाकर लॉ पढ़ेंगे, और 3 साल के बाद 1924 में वापस आ जाएंगे। तो ये इकोनॉमिस्ट भी हैं, इनको इकोनॉमी की भी अच्छी नॉलेज है, और इनको कानून और वकालत की भी अच्छी नॉलेज है, लॉ की भी अच्छी नॉलेज है। सो आते ही इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, कहां पर, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर। अब जैसे ही आए, जिस साल वापस आए, तो 1924 के अंदर आते ही ये सबसे पहली एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जिसको बोलते हैं बहिष्कृति हितकर्णी सभा। नाम से ही समझ आ रहा है बहिष्कृति, कि जो बहिष्कृत लोग हैं, जो डिप्रेस्ड लोग हैं, उनके लिए हित करना है, उनके लिए भला करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई बहिष्कृति हितकर्णी सभा, और इसी विचार को फैलाने के लिए ये अलग अलग आर्टिकल्स और जर्नल्स, मैगजीन्स वगैरह यूज करते थे। उसी को बोलते हैं बहिष्कृत भारत या जनता, ये इनकी जनरल्स का नाम है। ठीक है, जो ये अलग अलग टाइम पे जो आर्टिकल्स निकाला करते थे, अपनी फिलॉसफी के बारे में बताते थे लोगों को कि भाई हमें बहिष्कृत लोगों की हेल्प करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ठीक है, इन सब बारे में बात कर रही है। उसके बाद 1926 में इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की तरफ से एक कमीशन आया था, जिसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। अभी जो हिल्टन यंग कमीशन है, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत के अंदर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब सवाल है कि सर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, हिल्टन यंग कमीशन, ये इंडिया के अंदर आया ही क्यों? तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन। तो 1928-29 के अंदर अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी महामंदी आई, जो पूरी दुनिया के अंदर फैल गई।
पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई, उसी को बोलते हैं द अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन। तो उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आगे कभी ना पड़े या इस टाइम पर भी ना पड़े, तो उसके लिए एक सेंट्रल एक बॉडी होनी चाहिए जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करे। तो हिल्टन यंग कमीशन इसी के ऊपर डिस्कशन करने आया था कि इंडिया के अंदर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, आरबीआई होना चाहिए। तो अंबेडकर जी इनसे मिले थे, इस कमीशन के साथ अंबेडकर जी मिलेंगे और इन्होंने भी सेम ओपिनियन दिया कि हाँ भाई इंडिया के अंदर एक ना एक तो सेंट्रल बैंक जरूर होना चाहिए जो इन सब चीज को रेगुलेट करे। सो भीमराव अंबेडकर मेट हिल्टन यंग कमीशन इन 1926। ठीक है, इनके भी ओपिनियंस थे आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट के अंदर। उसके बाद 1927 के अंदर इन्होंने एक और बॉडी बनाई जिसको बोलते हैं समता समाज संघ, कि भैया सबके सब समान है, समानता से व्यवहार करो, आप हमको नीची जाति का ऐसे मत देखो, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इक्वालिटी की बात करो। तो इसी समता समाज के संघ के अंदर ये एक सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, एक एजिटेशन स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं महार सत्याग्रह, क्योंकि ये महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इनको मैंने बताया आपको कि इनको सेम रिसोर्स से, सेम कुएं के रिसोर्स से या पानी वाटर रिसोर्स से पानी नहीं पीने दिया जाता था, निचली कास्ट का मानते थे। सो राइट टू यूज वाटर बॉडी, इस वाले सत्याग्रह से इनको क्या मिला, इनको जो कॉमन रिसोर्स हैं, जो पानी के वाटर रिसोर्स हैं, वहां से इनको पीने का अधिकार मिला कि चलो भैया अब आप पानी पी सकते हो। तो निचली क्लास के लोग अब बेचारे कॉमन सोर्स से पानी पी सकते हैं, पहले तो पीने ही नहीं दिया जाता था कि नहीं भगाओ इसको यहां से। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे समय में आगे बढ़े तो 1928 के अंदर आपको पता है साइमन कमीशन आया था भारत के अंदर, जो बेसिकली क्यों आया था, वो चेक करने के लिए आया था कि भारत के अंदर वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, 1919 में आया था, उसी को बोलते हैं मॉन्टेग-चैम्प्स रिफॉर्म्स। तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था डायरकी का। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आया था कि भारत के अंदर ये डायरकी सही भी चल रही है कि नहीं चल रही है, यहां पर संविधान बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, इस चीज को लेके आया था। और इसके अंदर एक भी इंडियंस नहीं था, इसीलिए लोग बाग विद्रोह कर रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। क्यों? क्योंकि उस कमेटी के अंदर किसी भी इंडियन को इंक्लूड नहीं करा। अरे भाई भारत के लिए संविधान बनाना है, इंडिया को इंक्लूड नहीं कर रहे तुम लोग, इंडियंस को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इस वजह से एजिटेशन चल रहा था। तो भीमराव अंबेडकर इनसे मिले थे एक बार, उन्हें तो जानना था। क्यों जानना था? क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास के लोगों का तो वैसे ही बुरा हाल कर रखा था ना सबने, उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे हो, मुश्किलों से तो बेचारे पानी पी पा रहे हैं सेम सोर्स से। तो इसलिए वो जानना चाह रहे थे कि साइमन कमीशन आखिर अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या उनका कुछ भलाई है उसमें कि नहीं है। तो बिल्कुल उनको अपनी डिप्रेस्ड क्लास के लोगों का भलाई करनी थी, तो वो मिले उससे जाके। ऐसे ही 1930 में इन्होंने एक सत्याग्रह करा जिसको बोलते हैं कलाराम मंदिर सत्याग्रह। कहां पर? नासिक के अंदर करेंगे। और फाइनली लोअर कास्ट डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए टेंपल गेट्स भी ओपन करेगा कि अब ये महार कम्युनिटी वाले जो लोग हैं ये टेंपल गेट्स के अंदर, टेंपल्स के अंदर जाके भी पूजा कर सकते हैं, अदरवाइज इनको अलाउ नहीं था। उसके बाद बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी ब्रिटिश की, उसके भी ये मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, 1926-34 तक मेंबर हुआ करते थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इसके बाद 1930 से लेके 31 तक जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली है, 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है, ये तीनों के अंदर गए हैं, तीनों के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जब वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, आपका ब्रिटिश का एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था उस टाइम पर जिसका नाम था रैमसे मैकडॉनल्ड। और रैमसे मैकडॉनल्ड ने एक प्राइज अनाउंस किया जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड्स, कि किसी एक कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफर दे देना, ज्यादा उसको कुछ भलाई कर देना उसकी। ठीक है, असल में भलाई तो नहीं, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है। सो डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को भी अधिकार दिया गया कि ठीक है भैया इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। तो भीमराव अंबेडकर खुश हो गए कि चलो फाइनली अब लोअर क्लास के लोगों का कुछ ना कुछ हो पाएगा, इनका हम कुछ भला कर पाएंगे। सो गांधी इस बात पे अड़ गए कि नहीं नहीं ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि भैया ऑलरेडी वो कम्युनल राइट्स आपने मुसलमानों को भी दिए 1909 के अंदर, फिर 1919 के अंदर आपने सिखों को दिए, पारसियों को दिए, क्रिश्चियंस को दिए, एंग्लो इंडियंस को दिए। अगर आप अब हिंदुओं में डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दोगे तो इतनी सारी कास्ट है, तो इससे तो पूरा का पूरा हिंदू समाज टूट जाएगा। तो गांधी इस समय पूना के अंदर जेल के अंदर थे, यरवड़ा जेल के अंदर थे, तो उन्होंने वहां पर हंगर स्ट्राइक कर दी कि नहीं भैया ये जो भीमराव अंबेडकर की जो डिमांड है ये डिप्रेस्ड क्लास वाली, इसको हटाओ, क्योंकि इससे तो पूरा हिंदू समाज टूट जाएगा। तो 1932 के अंदर बेटा इनका पूना पैक्ट होगा किनके साथ? गांधी जी के साथ। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होगा कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेते, बट यहां पर रिजर्वेशन ला दिया गया कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए हम सीटें रिजर्व कर देते हैं और उनकी सीटें बढ़ा देते हैं। तो इनिशियली 70 सीटें हुआ करती थी उनकी, उसको बढ़ा के 140 कर दिया गया रिजर्वेशन।
ठीक है। उसके बाद 1936 में भीमराव अंबेडकर अपनी एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाएंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। ऐसे ही फिर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाएंगे, ताकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम होता रहे, क्योंकि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार, बहुत भेदभाव किया जाता था। ऐसे ही 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाएंगे, जहां पर अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपको लोगों के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इक्वालिटी वाली बात। इसके बाद 1947 में एक और पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जिसको बोलते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि भैया आजाद होने का समय है, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। जब भारत आजाद हो जाएगा उसके बाद ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी बनेंगे। जब संविधान बनने की बात चल रही थी, पूरा का पूरा कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड किया गया है इन्हीं की नजर के अंदर। फिर 1956 के अंदर ये बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और फाइनली उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। 1990 के अंदर पोस्ट इनकी डेथ के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। इसके अलावा इनकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे एक है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, कि किस तरीके से कास्टिज्म का गलत यूज करके इनको दबाया गया है सारी डिप्रेस्ड क्लास को। इसके अलावा दूसरी किताब का नाम है हु वर शूद्र, कि ये आखिर जो शूद्र आप हमें बोल रहे हो है कौन ये। नेक्स्ट एक किताब है बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, काफी ज्यादा मानते थे बुद्धिज्म के अंदर, और इसके ऊपर भी उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए, बुद्धिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। एंड लास्ट बुक जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती है बट ये भी इन्होंने लिखी है, हाउ पाकिस्तान इज अ बैड कॉन्सेप्ट, किस तरीके से पाकिस्तान जो है एक बैड कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। ऐसे ही अगली वीडियो के अंदर किसी एक और पर्सनैलिटी को देखेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बीच में क्या कंडीशंस थी, उन्होंने किस तरीके से काम किया आगे। तो ऐसे ही वीडियोस के अंदर हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को कवर करेंगे, तो इससे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन प्लस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी लोगों को लेके, हमारे क्या नाम है, फाउंडिंग फादर्स को लेके, जिन्होंने देश को आजाद करवाया, संविधान बनवाया। तो आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, आपको नई वीडियो, आपको नई इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।